तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ खास बात बता देता हूँ। हमें यहाँ पर एक नई चीज़ मिलेगी जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब क्या होती है ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसको समझते हैं। देखो बोर्ड पे मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ाया गया है। सपोज एक ट्रायंगल था ए बी सी और उस ट्रायंगल की एक साइड को हमने बढ़ाया है। कोई सी भी साइड बढ़ा सकते। देखो मैंने बी सी को बढ़ा दिया। मैंने बी सी वाली साइड को कहाँ तक बढ़ा दिया? डी तक। मुझे बताओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं, जो एंगल ट्रायंगल के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल, है ना। ये एंगल कैसे हैं? अंदर है तो इंटीरियर है, ठीक है। लेकिन जो एंगल बाहर है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। और बाहर कौन सा है? बोर्ड पे देखो। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें बाहर वाला एंगल क्लियरली दिखा सकूं। ये रहा बाहर वाला एंगल, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो देखते हैं आखिर एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब कौन सा एंगल। तो ये तो पता चल गया कि ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। लेकिन थ्योरम क्या चीज है? एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब थ्योरम का चीज है। तो देखो जब मैं तुम्हें बोलूंगा ना एक्सटीरियर एंगल, तो तुम्हें एक काम हमेशा करना है, एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले एंगल को गौर से देखना है। मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल के ठीक अपोजिट सामने मतलब कौन से एंगल है? ये रे एंगल 1 और एंगल 2। मतलब सामने कहने का मतलब मुझे बताओ इसका सामना इन दो एंगलों से ही तो होगा। देखो इसके पीछे बिल्कुल सामने की साइड ये दो एंगल है। क्या इन दो के अलावा क्या इसको सामने बोलोगे? बताओ, इसको तो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो इसके साथ का एंगल है। इसको छोड़कर जो दो बचे वो हैं सामने वाले एंगल। अब थ्योरम बहुत आसान बात कहती है, देखो बोर्ड पे। अगर मैं एंगल सी तुमसे, चलो एंगल सी को एक नाम दे दो, 3 बोल दो, है ना। मतलब जो बाहर वाला एंगल था ना, एक्सटीरियर एंगल जो था, मैंने बाहर वाले एंगल को क्या नाम दे दिया? 3। तो बहुत ही सिंपल सी बात क्या आती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि बाहर वाला एंगल अपने सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है। हो गई थ्योरम, समझ में आ गई? कोई बात नहीं, दोबारा देखो। बाहर वाला एंगल अपने सामने वाले दोनों के सम के बराबर होगा, हमेशा होगा ही होगा। बाहर वाला एंगल अपने सामने वाले एंगल के बराबर होगा, ये होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक एग्जांपल देखो, तुम्हें नहीं करना है एग्जांपल, केवल देखो। मान लो ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। सपोज ऊपर वाला एंगल दे रखा है 30 और नीचे वाला एंगल दे रखा है 40। तो मुझे बताओ बाहर वाला एंगल कितना बनेगा? बाहर वाला मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो 30 और 40 दोनों को जोड़ेंगे। और बच्चा बच्चा जानता है कि 30 और 40 दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 70। मतलब बाहर वाला एंगल आएगा 70। और ये काम तुम कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो एग्जाम्पल नोट नहीं करना था, हेडिंग बना देना 6.3 से पहले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और थ्योरम में ये वाली फिगर बनाओ और ये चीज कॉपी कर लो, ये जो फॉर्मूला सा है। और साइड में हर बार क्या लॉजिक लिखे करेंगे? हम लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिखता हूं EAT, ईट। लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है। कभी तुम भी शॉर्ट में लिख दो, ना तो टेस्ट में दिखना चाहिए शॉर्ट में, ना ही नोट्स में शॉर्ट में दिखना चाहिए, ना ही पेपर में। तुम्हें पूरा लिखना है हर बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। लेकिन मैं हर बार क्या बोलूंगा? ईट।
ईट का मतलब खाना नहीं है यहाँ पर, ईट का मतलब है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी आ गई होगी। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो 6.3 निकाल लो, एनसीईआरटी तुम लोगों के पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर साइड्स क्यू पी, पहले एक काम करते हैं, फिगर दे रखी है तो पहले फिगर ही बना लेते हैं। तो देखो फिगर काफी अलग है, टी क्यू आर पी एस, है ना। और ये वाला एंगल मार्क कर रखा है 110, ये वाला एंगल 135। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ चीजें किस में लिखनी है, गिवन में, तो लिखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, इन द गिवन फिगर 6.34, जो भी फिगर नंबर है ना, साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी। देखो बोर्ड पे देखो, साइड क्यू आर और साइड पी क्यू, इनको प्रोड्यूस किया गया है टी तक और एस तक। ये तो हमें फिगर के बारे में दे रखी है, देखो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिगर तो बनी बनाई है ही। सीधा मेन चीज देते हैं, देख के सीधा मेन चीज देखते हैं, दे क्या रखा है। देखो एंगल एस पी आर दे रखा है 135, तो लिखो गिवन में एंगल एस पी आर हमें दिया है 135। अगला देखते हैं, पी क्यू टी दे रखा है 110, पी क्यू टी दे रखा है 110 बस। और फाइंड करवाया है तो फाइंड वाला भी लिख लो, लिखो टू फाइंड। फाइंड हमसे करवाया है पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसके आगे लगा देना क्वेश्चन मार्क। तो देखो बहुत ही आसान चीज है, तुम कहोगे भैया कि क्या मजाक वाला काम है। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा और तुम भी कर पाओगे। देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये 135 है, क्या यहाँ पर लीनियर पेयर लगाया जा सकता है? तो मैंने बताया था ये पूरी क्या है, लाइन, और लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सबके सब क्या होते हैं, लीनियर पेयर। तो बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, अगर मैं इसको यहां से हटा करके इस वाले एंगल को फिलहाल 1 मान लूं, तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू निकाल सकते हो ना। 1 और 135 दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, बोर्ड पे देखो, दोनों मिलाकर क्या लीनियर पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है? 135 और एंगल 1 क्या दोनों के दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी जितने भी एंगल एक ही लाइन पर आते हैं, बोर्ड पे देखो 135 और 1 दोनों के दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं ना। और जब भी दोनों एंगल या तीनों एंगल या चारों एंगल एक ही लाइन पर आते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। मतलब एंगल 1 और 135, बोर्ड पे देखो, अब लिखो सॉल्व। एंगल 1 और 135 दोनों को मिलाकर कितना मैं रख सकता हूं, 180। कैसे? लीनियर पेयर से। साइड में रीजन देना बहुत जरूरी है, अगर तुम रीजन नहीं देते हो और सिर्फ करे चले जा रहे हो तो इस बात के तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। तो जरूरत है कि तुम उसमें रीजन दो, लीनियर पेयर। मुझे बताओ एंगल 1 निकल आएगा ना, बिल्कुल। बताओ 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 4। मतलब एंगल 1 की कितनी वैल्यू आ गई, 4 5। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एंगल 1 की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, या फिर एक काम करो 1 तो मार्क ही रहने दो। ठीक है, टीचर को तो पता चलना चाहिए ना कि मैंने कौन सा एंगल दिखा रखा है।
अब देखो एंगल 1 तो तुम निकालना है 45, लेकिन क्या हमें एंगल 1 निकालना था? बोर्ड पे देखो एंगल पूछा है पी आर क्यू, बोर्ड पे देखो पी है ना, देखो ये रहा पी आर क्यू, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला, ना कि वो वाला। हमने वो वाला निकाल दिया, एंगल 1 निकाल दिया। तुम पूछोगे क्यों? बिल्कुल पूछो, देखो क्यों निकाला है। मुझे बताओ, मुझे इसके अंदर है ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है। मुझे इसके अंदर कौन सी थ्योरम लगानी है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब बोर्ड पे देखो, बताओ 110 एक्सटीरियर एंगल है ना, मुझे बताओ 110 बाहर वाला एंगल है या नहीं? मैंने बताया था ना, तुम्हें याद होगा, अभी अभी मैंने फिगर समझाई थी। तो देखो कुछ ऐसी फिगर बनवाई थी ना। बताओ ये वाली लाइन चाहे इधर बढ़े, ये वाली लाइन चाहे इधर बढ़े, एक ही बात है, हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। लाइन को चाहे तुम उस साइड बढ़ाओ और लाइन को चाहे तुम इस साइड बढ़ाओ, एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगाई जा सकती है और बहुत ही आसानी से। तो मुझे बताओ, अगर 110 बाहर वाला एंगल है और थ्योरम क्या कहती है? बोर्ड पे देखो, थ्योरम ये कहती है अगर कोई एंगल बाहर वाला है तो वो अपने सामने वाले एंगल का सम होता है। तो देखो 110 किसके बराबर होएगा? 1 के, और इसको नाम दे दो 2 के। तो बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 110 बराबर रखना है तो 110 किसके बराबर होएगा? अपने सामने वाले एंगल के। मुझे बताओ 110 के सामने ये दोनों एंगल आ रहे हैं ना, देखो बोर्ड पे, इस एंगल के सामने देखो, इधर तो कुछ है नहीं, तो इसके सामने वाले एंगल ये माने जाएंगे। सामने वाले बोलो या अपोजिट, पीछे वाले बोलो, एक ही बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 110 के पीछे वाले एंगल है तो पीछे वाले बोल सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे 110 के सामने वाले एंगल कौन से? 1 और 2, यानी कि 110 के बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और साइड में तुम्हें लिखना है बाय ई ए टी, तुम्हें पूरा लिखना है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मुझे बताओ 1 की तो वैल्यू निकाली है ना अभी अभी तुमने, 1 की वैल्यू कितनी निकली है? 45। तो बताओ 2 की निकल आएगी ना, 2 की निकाल देंगे। हाँ 45 इधर लाके माइनस कर दो। बताओ 110 में से 45 गए, 110 में से 45 गए, बोर्ड पे देखो 45 इधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस। तो 110 में से 45 गए, कितने बचेंगे? 55। मतलब कि एंगल 2 हमारा आ गया 55। और एंगल 2 मत लिखना, एंगल 2 का मतलब देखो फिगर में है क्या, बोर्ड पे देखो, एंगल 2 यही तो है, पी आर क्यू। तो हमेशा ना एंगल का नाम रखे करो एंड में, एंगल का नाम जरूर डालकर छोड़ो। कभी कभी टीचर है ना मार्क्स काट लेता है, हालांकि मार्क्स काटने वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी काट लेता है, तो रिस्क क्यों लो। तो 2 जो है उसका नाम जरूर डाल दो, जैसे कि पी आर क्यू। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो देखो ध्यान से माइनस कर लेना, मेरे ख्याल से 55 नहीं आएगा, 65 आएगा। 10 में से 5 और 10 में से 4, 65 आएगा। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 65 डिग्री है ये, ना कि, देखो इधर भी ठीक कर लो, वो बस माइनस की गलती थी, वो तो अच्छा है मैंने एकदम से कैलकुलेशन को देख लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं फिर से कुछ बातें बताना चाहूंगा तुम्हें। अगर उन बातों को समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल बातें, देखो बाइसेक्टर मुझे बताना है। हाथ क्या, जब बात बाइसेक्टर की हो रही है तो मैं तुम्हें ट्राइसेक्टर भी बता देता हूं। हालांकि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में ट्राइसेक्टर का काम नहीं है, लेकिन जब बात कर ही रहे हैं बाइसेक्टर की तो ट्राइसेक्टर भी बता देता हूं। देखो बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बोर्ड पे देखो, अगर एक लाइन 10 सेंटीमीटर की है, सपोज अगर एक लाइन ए बी है
और वो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। और मैंने कहा कि इस लाइन को क्या कर दो, बाइसेक्ट कर दो। मैंने बोला इस लाइन को तुम्हें क्या करना है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब है 5 इधर और 5 इधर, है ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में काटना, 2 इक्वल पार्ट में काटना। तो लाइन से तो हमें ये समझ में आ गया 2 इक्वल पार्ट में काटनी है। अब एंगल देखो, बोर्ड पे देखो, मान लो एक एंगल था और एंगल था 100 डिग्री का, सपोज। हालांकि ये 100 डिग्री नहीं बनाया है मैंने, लेकिन समझने में क्या जा रहा है, समझ लो कि अगर ये एंगल 100 डिग्री है और मैंने कहा कि मैंने इसका एक बाइसेक्टर बना दिया, इस एंगल का बाइसेक्टर बना दिया बीच में से, तो देखो एंगल के अंदर भी वही बात अप्लाई होती है कि मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में, और वो भी कैसे, इक्वली। तो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, इतना एंगल कितना होगा, 50, है ना। और नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 50। क्यों, क्योंकि मैंने 50-50 के 2 इक्वल एंगल में इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब फिर से देखो, मान लो कोई एंगल है ए, है ना, ये है वो एंगल। सपोज कोई एंगल है ए और इस एंगल ए का मैंने क्या बना दिया, एक बाइसेक्टर बना दिया। सपोज मैंने ये बनाया बाइसेक्टर, ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इसने एंगल 1 और एंगल 2 को कैसे काटा होगा, इक्वली। एंगल 1 और एंगल 2 को कैसे काटा होगा, इक्वली काटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या रहे होंगे, बराबर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 बराबर के एंगल में काटना, मतलब 2 एंगल ऐसे काटना जो आपस में क्या हो, इक्वल हो। मतलब 1 किसके बराबर होगा, 2 के, और 2 किसके बराबर होगा, 1 के। तो हम आसानी से उस चीज को कर देंगे, ठीक है। तो अब जरा बाइसेक्टर की कहानी खत्म करते हैं। तो एक काम करो, ट्राइसेक्टर की जब बात आएगी तभी मैं बता दूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी का जो क्वेश्चन है उसमें केवल किस चीज की जरूरत है, बाइसेक्टर की। तो अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। तो देखो इसमें फिगर दे रखी है, पहले तसल्ली से फिगर बना लो बुक में से देख के तुम लोग। तो देखो फिगर बना लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने भी फिगर बना ली होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और देखते हैं। देखो, इन द गिवन फिगर एंगल x 62 डिग्री, बोर्ड पे देखो, बताओ क्या एंगल x 62 है, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई जेड 54 डिग्री, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, x y z, मतलब ये पूरा एंगल कितना बताया, 54। ये मत सोचना मैंने 54 नीचे की साइड लिखा है तो सिर्फ नीचे वाला एंगल है, नहीं, ये पूरा का पूरा एंगल ही 54 है। क्वेश्चन को पढ़कर पता चल रहा है ना, बोर्ड पे देखो, x y z, मतलब ये पूरा एंगल 54 था। आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं हाथ के हाथ। तो लिखो गिवन में एंगल x 62 है, एंगल एक्स वाई जेड 54 है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आगे की स्टेटमेंट खुद से पढ़कर देखो और अंदाजा लगाओ कि क्या बोला गया है, ठीक है। तो तुम्हें बातें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं, देखो, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, वाई ओ और जेड ओ दोनों क्या बता रखे हैं, बाइसेक्टर्स बता रखे हैं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये है ना वाई ओ और ये है जेड ओ,
ये दोनों के दोनों क्या बता रखे हैं, बाइसेक्टर्स बता रखे हैं। दोनों के दोनों हमें क्या बताए गए, बाइसेक्टर्स बताए गए। तुम्हें मालूम है ना, बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में तोड़ देता है। बाइसेक्टर किसी भी एंगल को बराबर भागों में तोड़ देता है। बोर्ड पे देखो, अगर ये पूरा का पूरा z कितना है 100, अगर ये पूरा z 100 है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा 50, नीचे वाला एंगल कितना होगा 50। लेकिन क्या हमारे पास ये पूरा एंगल है z, नहीं है ना, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। वो तो बात की है, तो मैंने समझाने के लिए करा था तुम्हें। अब जरा इधर देखो, इधर तो z था नहीं तो हमने रब कर दिया। इधर हमारे पास y तो पूरा है ना, क्या इधर हमारे पास y पूरा है या नहीं है, पूरा है ना y। तो मुझे बताओ, अगर y पूरा है 54 है तो 54 के दो इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे ना, कितने कितने बनेंगे भाई। देखो इक्वल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसको ना 2 से डिवाइड कर दे करो, तुरंत पता चल जाएगा तुम्हें। तो देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 27 तो आएगा ऊपर और 27 आएगा नीचे। ऊपर वाला एंगल भी 27 और नीचे वाला एंगल भी 27। क्यों, क्योंकि OY हमें क्या बता रखा था, बाइसेक्टर, और OZ भी क्या बता रखा था, बाइसेक्टर। ये काम सीख जाओगे ना, कर लोगे ना, अभी नहीं करना है, ये तो अभी मैंने समझाने के लिए करा था तुम्हें कि बाइसेक्टर का मतलब है क्या। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को बराबर काटना, और कितने भागों में काटना, 2 भागों में। बात समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, तो देखो इन्हीं के ही थे बाइसेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड, अब देखो फाइंड करना है तो पहले लिखते हैं। तो देखो जो बाइसेक्टर वाली बात थी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको तो समझ लिया हमने, और समझने के बाद यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन में तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले लिखते हैं कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करना है एक एंगल हमें OZY क्वेश्चन मार्क, और एक एंगल और निकालना है YOZ क्वेश्चन मार्क। तो दो दो एंगल हमसे पूछे गए, और ऐसी बात नहीं है, दोनों एंगल हम बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हैवी क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा। देखो विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले OZY को देख लेते हैं। बोर्ड पे देखो OZY, फिगर में देखो, देखो OZY, इस वाले एंगल की बात हो रही है ना। बताओ सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले एंगल की बात हो रही है ना। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने पूछा है OZY, देखो OZY, तो ये छोटा वाला तो मैं निकाल दूंगा। अगर मेरे को बड़ा वाला मिल जाए, बोर्ड पे देखो, अगर मेरे को ये बड़ा वाला मिल जाए तो मैं छोटा वाला तो निकाल दूंगा। क्या करना पड़ेगा, आधा। क्यों करना पड़ेगा आधा, मैंने बताया था ना, OZ क्या बता रखा, बाइसेक्टर। बोर्ड पे देखो, अगर ये बड़ा वाला मान लो 100 हो तो दोनों छोटे छोटे वाले कितने कितने बनेंगे, 50, है ना, 50 50 बन जाएंगे। लेकिन पहले बड़ा वाला होना भी तो चाहिए, तो एक काम करते हैं, बड़ा वाला हम निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। मुझे बताओ, ट्रायंगल का एक एंगल हमें ये दे रखा है, ट्रायंगल का एक एंगल हमें ये दे रखा है, क्या तीसरा नहीं निकाल सकते। बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के एक्स वाई जेड तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए, नहीं है याद कोई बात नहीं, याद कर लो। हमेशा किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो लिखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। यहां पर लिख देना फाइंड। अब हम फाइंड कर रहे हैं, मुझे बताओ तीनों एंगल का सम 180 होता है, साइड में बताना भी तो पड़ेगा। तो लिखो ट्रायंगल सम। बताओ x की वैल्यू कितनी है 62, y की वैल्यू कितनी है 54, z की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वही तो निकाल रहे हैं।
देखो दोनों को ऐड करके वहां पर माइनस करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11, एंगल Z इक्वल टू 180। बताओ 116 उधर जाके माइनस करेंगे तो एंगल Z आएगा 180 माइनस 116। तो माइनस करने पर कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 1 गए 6, 64। तो एंगल, बोर्ड पे देखो, एंगल Z तो निकल आया 64, लेकिन क्या हमें एंगल Z का कुछ करना है? नहीं, एंगल Z का क्या करना है? एंगल Z का हमें कुछ नहीं करना। बोर्ड पे देखो, अब मुझे बताओ क्या पूरा बड़ा वाला एंगल 64 आ गया? आ गया। लेकिन हमसे क्या बड़ा वाला पूछा था या फिर ये नीचे छोटा वाला पूछा था? ये नीचे छोटा वाला पूछा था ना, मतलब हमसे क्या पूछा था? ओ जेड वाई, ये नीचे वाला पूछा था। तो तुम्हें मालूम है अगर ओ जेड वाई निकालना है तो मैं 64 का क्या कर दूंगा? आधा। क्यों आधा क्यों करूंगा? क्योंकि ओ जेड हमें क्या बता रखा है? बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर का मतलब है कि नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल आधा आधा बट जाएगा। मैंने बताया था बाइसेक्टर कहने का मतलब जिसमें एंगल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो मुझे बताओ 64 का आधा कितना बनेगा? 32। यानी कि नीचे वाला भी एंगल 32 और ऊपर वाला एंगल भी 32। तो देखो जब नीचे वाला निकाल ही लिया है तो नीचे वाले एंगल में लिख दो, नीचे वाला एंगल कितना आ गया? 32 आ गया ना। नीचे वाला एंगल हमारा निकल आया 32। टिक कर लेना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अब देखो ये तो निकल आया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो एक चीज और पूछिए, वाई ओ जेड। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, वाई ओ जेड मतलब ये एंगल पूछा है, ऊपर वाला चोच वाला एंगल पूछा है। मुझे बताओ ऊपर वाला एंगल तो मैं निकाल लूंगा बहुत आसानी से, बस मुझे इतना बता दो ये पूरा एंगल कितना दे रखा था? 54। क्या 54 का आधा आधा कर सकते हो? नीचे कितना आएगा? 27, और ऊपर भी कितना आएगा? 27। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में करके दिखाया था ना, नीचे वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 54। ऐसा मैंने आधा आधा क्यों करा है मैं बता देता हूं। बताओ क्या ये बाइसेक्टर बता रखा था ना, ये जो बीच में एक लाइन बनी हुई है ओ वाई, क्या ये ओ वाई हमें बाइसेक्टर बता रखी थी? बिल्कुल। और जब भी बीच में कोई बाइसेक्टर होता है तो वो एंगल बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है। तो मैंने 27 नीचे करा, 27 ऊपर करा। फिलहाल ऊपर वाले 27 की जरूरत नहीं है। तुम सोचोगे भैया नीचे वाले का क्या करेंगे फिर? तो देखो बोर्ड पे, अब देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? वाई ओ जेड। तो बोर्ड पे देखो, वाई ओ जेड ये एंगल पूछा है ना। अब जरा गौर से देखो, मैं तुम्हें सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल इंडिकेट करके दिखा रहा हूं अलग से, तुम्हें नहीं बनाना है, ये ऐसा मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। मुझे बताओ क्या ये दो एंगल मैंने निकाल दिए फिगर में? बोर्ड पे देखो, क्या मैंने ऊपर वाले दो एंगल निकाल रखे हैं ना फिगर में? और कौन सा पूछा है? ये वाला। क्या फिर से ट्रायंगल सम नहीं लगा सकते? मुझे बताओ ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, क्या तीसरा नहीं निकाल पाओगे? तीसरा हम बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? अब यही मैंने बताया था, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 का फॉर्मूला लगाकर क्या हम एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तीसरे वाले एंगल की बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाली जा सकती है, तो निकाल देते हैं। यानी कि अब मुझे किस वाले ट्रायंगल में काम करना है? नीचे वाले में। तो लिखो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, तो लिखो एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। साइड में लिखना जरूर पड़ेगा कि ये क्या करा, तीनों का सम तुमने किससे बनाया है? ट्रायंगल सम से। तो लिखा जरूर करो। बताओ ओ का पता नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का पता है 27, जेड का भी मालूम है 32 इक्वल टू 180। दोनों को जोड़कर उधर क्या कर देंगे? माइनस। बताओ दोनों को जोड़कर कितना आएगा? एंगल ओ प्लस दोनों को जोड़कर आएगा 59, है ना। तो 180 में से 59 माइनस कर दो, तो देखो दोनों में से माइनस करने पर आएगा 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 21।
और 1, तो एंगल ओ निकल आया 121। पूरा लिखो, एंगल ओ मत लिखो, अब पूरा सजाकर लिख दो। ओ का मतलब वाई ओ जेड, कितना आ गया 121। बोर्ड पे देखो, ओ को वाई ओ जेड लिख सकते हैं ना, देखो कैसे। ओ का मतलब क्या, बोर्ड पे देखो, ओ का मतलब ये है, तो ओ को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई ओ जेड, या फिर जेड ओ वाई। तुम पूछोगे वाई ओ जेड ही क्यों लिखा, जेड ओ वाई क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन ने हमसे वाई ओ जेड की फॉर्म में पूछा था। तो देखो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कई बार पेपर में आ चुका है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर। तो देखो फिर से फिगर दे रखी है, तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो उल्टा जेड बना दो, और नाम है इसका ए बी, बीच में एक पॉइंट है सी, डी और ई, और इसको कर दो ज्वाइन, और जो जो चीजें दे रखी है वो डाल दो। ये बता रखा है 35, नीचे वाला बता रखा है 53। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। पहले या तो टिक कर लो, अब तक कई बार आ चुका है 2 नंबर में। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी, बोर्ड पे देखो, ए बी वाली लाइन डी के क्या बता रखी है, पैरेलल। ए बी वाली लाइन डी के पैरेलल है, तो इस बात को लिखो। लिखो गिवन में ए बी पैरेलल बताया गया है, डी के पैरेलल, सॉरी ए बी पैरेलल बताया गया है डी के। अब आगे देखते हैं। बी ए सी 35 है, तो इसको भी लिख ही लो, हालांकि हमने फिगर में तो लिख ही दिया है। बी ई सी 35 है, बी ए सी, और सी डी ई भी दे रखा है, तो सी डी ई दे रखा है हमें 53। ठीक है, फाइंड डी सी ई, तो लिखो टू फाइंड एंगल डी सी ई क्वेश्चन मार्क। अब लिखो फाइंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ए बी और डी ई आपस में क्या बता रखी थी, पैरेलल। बोर्ड पे देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल बता रखी थी? बोर्ड पे देखो, जब इस तरह की लाइनें पैरेलल होती हैं और ऐसा कुछ होता है, तो क्या ये एंगल अल्टरनेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये मत सोचना कि भैया ये कैसे ये कैसे अल्टरनेट हुए, ये भी अल्टरनेट होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होएगा तब जब ये लाइनें क्या बताई जाती हैं, पैरेलल। होते पैरेलल के केस में ये कंडीशन जरूरी है कि होंगे, तो किस केस में होंगे, पैरेलल के केस में। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल 35 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 35 है ना। लेकिन बताना पड़ेगा कैसे, तो फिगर में तो लिख लो 35, यहां पर करके दिखाना पड़ेगा। लिखो एंगल ई इक्वल टू एंगल 35 के बराबर आ गया ना। कैसे लिख लो, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। तुम लोग पूरा लिखना, कभी ALT लिख दो, मेरी तरह शॉर्ट में मत लिखिए करो, तुम लोग पूरा लिखिए करो हर बार। तो इसको अल्टरनेट लिखना, कभी तुम भी ALT लिख दो। अब मुझे बताओ पूछा क्या है हमसे, बोर्ड पे देखो, DCE, बोर्ड पे देखो DCE है ना, ये वाला एंगल पूछा है। मुझे बताओ क्या इसके अंदर ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखे हैं? इस ट्रायंगल में हमें 2 एंगल दे रखे हैं। देखो एक दे रखा था, एक हमने खुद निकाला है, क्या हम तीसरा नहीं निकाल सकते? अभी अभी हम सीख कर आए ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 2 एंगल तो हमें दे रखे हैं, तीसरा हम निकाल लेंगे। तो लिखो कौन से ट्रायंगल में मुझे काम करना है, नीचे वाले में, तो लिखो इन ट्रायंगल DCE। तो देखो एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D, तीनों का सम कितना रख सकता हूं, 180। हाँ साइड में बताना जरूर।
ट्रायंगल सम। तो देखो एंगल सी का पता नहीं है, एंगल ई 35 है और एंगल डी 53 है, इक्वल टू 180। हाँ, दोनों को ऐड कर दो, 35 और 53 दोनों को ऐड करके उधर माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है। तो देखो दोनों को ऐड करके एंगल सी प्लस 35 और 53 आएगा 88, 180। हाँ 88 उधर जाके माइनस करेंगे तो बचेगा 92। ये हमारा आंसर है। लेकिन सी को थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखना, क्वेश्चन ने हमसे सी नहीं पूछा था। पूरा बोलो, देखो निकाला तो हमने सही है लेकिन पूरा बोलो, सी की बजाय बोलो DCE, ठीक है, बात तो वही है। खैर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम पेपर में ऐसे भी छोड़ देते हो ना, सिर्फ सी निकाल के छोड़ देते हो, तब भी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैं इस वजह से पूरा लिखवा देता हूं, बाई चांस टीचर का पता नहीं है, काट सकता है वो मार्क्स, इसलिए। तो DCE ही लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। देखो पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखो फिगर दे रखी है हमें PRT, ये पॉइंट, QS, और कुछ एंगल भी दे रखे हैं। ये वाला एंगल है 75, ये वाला एंगल है 40 और ऊपर वाला एंगल है 95, ठीक है। तो ये कुछ एंगल दे रखे हैं, पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर 6.37, फिगर मतलब जो भी है, इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अब बोर्ड पे देखो, लाइन देखो PQ, ये PQ है ना, और ये लाइन क्या है RS, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, T पर। आगे देखते हैं। सच दैट, तो लिखो गिवन, दे क्या क्या रखा है हमें। तो देखो सच दैट PRT, फिगर में भी देखते रहना, PRT हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो देखो PRT, बोर्ड पे देखो PRT मतलब ये एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री। आगे देखते हैं। RPT कितना दे रखा है, RPT दिया गया है 95, तो तुम देख सकते हो RPT 95 है। और लास्ट दे रखा है TSQ बताया गया है 75। तो देखो TSQ ये बता रखा है 75, ठीक है। अब देखते हैं पूछा गया है SQT। तो देखो इतना कुछ दे रखा था, पूछा जरा सा है, तो लिखो टू फाइंड SQT, तो निकाल देंगे। देखो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा दावे से कहता हूं मैं। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो SQT देख लेते हैं पहले कि पूछा क्या है। बोर्ड पे देखो SQT, ये वाला एंगल पूछा है ना, QT है ना, देखो बोर्ड पे SQT, बताओ ये एंगल तो पूछा है, जो बीच वाला होता है यही तो पूछा जाता है। तो SQT ये वाला पूछा है। देखो ये निकल आएगा आसानी से। पहले जरा इस वाले ट्रायंगल में गौर करो। बोर्ड पे देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे है ना, क्या ये निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना। अभी अभी हम ट्रायंगल सम करके आ रहे हैं 2-3 बार, हम दो एंगल की हेल्प से तीसरा निकाल सकते हैं ना। बोर्ड पे देखो, अगर ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा ना। कैसे एंगल होते हैं ये, वर्टिकल अपोजिट, चोंच से चोंच मिल रही है। देखो बोर्ड पे, इस तरह की जब भी चोंच से चोंच मिलती है तो ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल, दोनों की चोंचें मिल गई। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये आ जाएगा। सपोज ये एंगल आ गया 10, सपोज, है ना। तो मुझे बताओ, दो एंगल की हेल्प से इस वाले ट्रायंगल में तुम तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते। बोर्ड पे देखो, इन दोनों एंगल की हेल्प से क्या ये तीसरा एंगल नहीं निकल पाएगा। फिर से क्या लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल सम। लेकिन सबसे पहले मुद्दे की बात ये है,
कि हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इधर वाला एंगल निकालेंगे, यानी कि हम काम करेंगे कौन से वाले ट्रायंगल में, पी आर टी के लिए। तो लिखो फाइंड के अंदर इन ट्रायंगल पी आर टी। तो देखो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू 180। साइड में रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल सम। तो बताओ P की वैल्यू कितनी है 95, R की वैल्यू कितनी है 40, T हम निकाल लेंगे। बताओ 95 और 40 दोनों को जोड़कर उधर माइनस करना है, तो मैं दोनों को जोड़कर लिख रहा हूं 95 और 40, ये होते हैं 135। बताओ 135 उधर जाके माइनस होएगा, तो 180 में से 135 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो ये बचेगा तुम्हारा 7 में से 3 4 45। एंगल T निकल आया 45। एंगल T कितना निकल आया 45। मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल 45 आया है तो ये एंगल भी कितना है 45। लेकिन ध्यान रखना इतने छोटे छोटे लॉजिक देने की जरूरत नहीं है कि ये वाला 45 कैसे आया है। कभी तुम सोचो कि भैया हमें ये बताना पड़ेगा ना वर्टिकल अपोजिट से ये 45 आया, नहीं। तो देखो इतनी छोटी मोटी बातें कभी कभी एक दो बातें चल जाती है कि तुम डायरेक्टली कर दो, उसे जरूरी नहीं कि तुम बताओ पूरा लॉजिक वगैरह लिखकर। डायरेक्टली हम उस काम को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इस केस में भी डायरेक्टली कर देंगे, यानी कि मैं सीधा यहाँ पर 45 खुद ही मानकर चल रहा हूँ। मानकर क्या चल रहा हूँ, मैंने निकाला है, माना थोड़ी ना है, मैंने खुद कैलकुलेट करा है, तब जाके इधर 45 लिखा है। तो आया उधर का है और लिख इधर भी दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट था, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या काम करो, क्यू के लिए काम करो। तो सीधा नीचे वाले ट्रायंगल में काम करो, मतलब टी एस क्यू। तो लिखो इन ट्रायंगल टी एस क्यू। तो देखो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q, तीनों का सम कितना डाल सकता हूं मैं 180। तीनों का सम कितना है 180। अब देखो एंगल T अभी अभी निकाला है 45, एंगल S निकला हुआ था पहले से 75, क्वेश्चन ने हमें दिया था। साइड में जरूर लिख देना यहाँ पर ट्रायंगल सम, 180 के सामने वाली लाइन में ट्रायंगल सम जरूर लिखना। बताओ दोनों को जोड़कर उधर माइनस करूंगा, पहले देखते हैं आता कितना है। तो 5 और 10, 5 और 7 12। तो एंगल Q फाइंड आउट करने के लिए 120 को उधर भेजना पड़ेगा। तो मुझे बताओ जब 120 में उधर भेजूंगा तो उधर 120 माइनस करूंगा 180 में से, कितना आएगा एंगल Q 60। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे एंगल Q नहीं पूछा, पूरा सजाकर लिखो जैसा क्वेश्चन बोले वैसी। उसने एंगल Q पूछा तो था, लेकिन क्या पूछा था SQT। तो Q मत छोड़ो, पूरा लिखो SQT। कभी कभी टीचर मार्क्स काट लेता है इस चीज के। तो इस तरह से देखो हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया। तो कई बार आ चुका है 6.3 के सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो पहले तो फिगर दे रखी है, तो बढ़िया करके एक फिगर बनाओ। तो देखो फिगर तो बना ली, अब क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग भी फिगर बना चुके हो। इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, देखो पी क्यू परपेंडिकुलर बता रखा है पी एस पर। अब जरा फिगर में देखते हैं, बोर्ड पे देखो, क्या पी क्यू पी एस पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। क्यों, देखो
कि क्या पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब ये एंगल कितना है 90 है ना। इस चीज को हम लिखेंगे, लिखो गिवन, तो गिवन में लिखो पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर। पहली बात तो हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू में पैरेलल बता रखे एस आर के। बोर्ड पे देखो ये लाइन है पी क्यू, और देखो इसी के ठीक सामने क्या ये लाइन नहीं है एस आर? क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना? मुझे बताओ, क्या ये वाली लाइन पी क्यू, क्या ये पी एस आर पैरेलल नहीं दिख रही है ना? लिखो इस बात को, बता भी दिया क्वेश्चन ने, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, है ना। तो कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ने हमें दो चीजें दे रखी थी, वो हमने नोट कर ली। आगे देखते हैं अब। एस क्यू आर 28, बोर्ड पे देखो एस क्यू आर 28 दे रखा है ना, लिखो इस चीज को, एस क्यू आर बता रखा है 28। और देखते हैं क्यू आर टी, बोर्ड पे देखो क्यू आर टी, ये बाहर वाला कितना दे रखा है 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि हमें फाइंड करना है, तो लिखो टू फाइंड, और फाइंड क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले बात बता देना चाहता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरी बात, कई बार आ चुका है पेपर में, ये तुम्हारा 2010 और 2011 में आया हुआ है। देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, क्या ये वाली लाइन पी क्यू और एस आर पैरेलल बता रखी थी ना, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, जो चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा उस चीज को देखना बड़े गौर से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पी क्यू की लाइन अलग से बना दी, और नीचे जो एस आर वाली लाइन है उसे अलग से बना दिया, और बीच में मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैंने कौन सा हिस्सा बनाया है? तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या ये वाला एंगल 65 दे रखा है ना? देखो नीचे वाली फिगर को ऊपर वाली फिगर के साथ जरा मैच करने की कोशिश करो, तुम्हें चीजें दिखाई दे रही है कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ, क्या ये वाली लाइन पी क्यू इस लाइन के पैरेलल बता रखी थी ना? मुझे बताओ, जब दो लाइनें पैरेलल होती है और बीच में इस तरह से कोई लाइन आ जाती है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसे माने जाते हैं? अल्टरनेट माने जाते हैं। मालूम है ना तुम्हें? ये वाला एंगल और वो वाला एंगल कैसा माना जाता है? अल्टरनेट माना जाता है। मुझे बताओ, अगर ये एंगल 65 है तो वो भी एंगल कितना हो जाएगा 65। अब जरा फिगर में वापिस आ जाओ, बोर्ड पे देखो अब 2 मिनट के लिए बस। अगर ये एंगल 65 है तो क्या ये पूरा एंगल 65 नहीं होगा? मुझे बताओ, दिखने में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन 65 ही है। मुझे बताओ, जब इस साइड का एंगल 65 है तो क्या वो वाला एंगल अल्टरनेट नहीं है? भाई इस तरह के एंगल, क्या ये एंगल अल्टरनेट नहीं होते? ये एंगल अल्टरनेट होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं अगर ये लाइनें क्या बताई जाती हैं? पैरेलल। तो अगर ये 65 है तो वो पूरा का पूरा कितना बनना चाहिए? 65। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि x और 28 मिलाकर दोनों को मिलाकर क्या मैं 65 के बराबर रख सकता हूं? बोर्ड पे देखो, क्या मैं x और 28 दोनों को मिलाकर 65 के बराबर नहीं रख सकता? क्यों रख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट। तो लिखो, हमारा x प्लस 28 किसके बराबर रखा जा सकता है? 65 के। क्यों? बताना पड़ेगा क्यों। लिखो साइड में, रीजन तुम्हें मालूम है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ALT का मतलब अल्टरनेट और इसका मतलब है एंगल्स। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। अब मुझे बताओ, 28 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, 37 आ गई, x की वैल्यू तो निकल आई। क्वेश्चन ने हमसे x और y की वैल्यू पूछी थी और हमने x की वैल्यू तो तुरंत निकाल दी। अब y की भी निकाल देंगे जब x की निकाली है। तो जब हमने एक वैल्यू निकाल दी तो हम x की भी निकाल देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखो कैसे, पहले इतने को
नोट कर लेना। देखो तुम्हें नहीं करना है जो मैं फिगर में करने वाला हूं, केवल देखना है तुम्हें। मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई है? अभी अभी 37 आई थी ना। बताओ x की वैल्यू हमारी 37 ही तो आई थी। जैसे मैंने यहां पर डाल दिया है ना x की वैल्यू, तुम मत डालना, तुम्हें मेरे को बस एक चीज समझानी है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, x की वैल्यू तो तुमने 37 निकाली, यहां पर डाल दी। मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी होती है? ये 90 होती है भाई। ये क्या बता रखा है हमें? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर बता रखा है तो ये 90 है। मुझे बताओ क्या इस ट्रायंगल में 90 दे रखा है, 37 दे रखा है, क्या y नहीं निकाल सकते? मुझे बताओ इस ट्रायंगल के जब दो एंगल मालूम है तो क्या तुम तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। देखो बोर्ड पे क्यू पी एस, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। लिखो लिखो पहले इन ट्रायंगल किसके अंदर काम कर रहे हैं? क्यूपीएस में। तो लिखो इन ट्रायंगल क्यूपीएस, है ना। तो लिखो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल टू 180। और रीजन जरूर देना पड़ेगा क्यों। तो लिखना ट्रायंगल सम, क्योंकि ये ट्रायंगल का क्या है? सम है। तो देखते हैं अब एंगल क्यू मुझे देखकर बताओ कितना है। एंगल क्यू 37, एंगल पी देखकर बताओ 90, एंगल एस क्या है? वाई। वैल्यू तो डाल दो, पता नहीं है तो क्या हुआ, वाई तो डाल सकते हैं ना। दोनों को ऐड करो और उधर माइनस करके भेज दो। पहले ऐड कर लेते हैं 7 9 और 3 12। हाँ 127 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 में से 127 माइनस करे। मुझे बताओ 180 में से 127 माइनस करेंगे कितना बचेगा? तो देखो मेरे पास फाइनल आंसर है इसका, ये बचेगा 53 डिग्री। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल आई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो तीनों एंगल का सम कितना था? 180। दो की वैल्यू ऐड करी, ये टर्म यहां पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो उधर जाके हमने माइनस कर दिया और आंसर आ गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक कर लेना, कई बार 4 मार्क्स में आ चुका है और थोड़ा सा लेंथी भी है। लेकिन हाँ आसान है तो करते हैं। देखो सबसे पहले तो फिगर दे रखी है तो फिगर बना लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे बनाने से पहले फिगर बना लोगे और जरूर बना लोगे। तो बढ़िया सी एक फिगर बनाओ और मैं भी बनाता हूं। तो जल्दबाजी के चक्कर में गलत सलत फिगर मत बना देना, क्योंकि अगर फिगर ही गलत हुई तो क्वेश्चन क्या समझ में आएगा फिर। और छोटी फिगर मत बनाया करो, दिल खोलकर अच्छी खासी फिगर बनाया करो, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। ठीक है, तो बनाते हैं। देखो कितनी बढ़िया फिगर है भाई। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बोर्ड पे देखो जो क्यू आर साइड है ट्रायंगल पी क्यू आर की, ठीक है, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, उसको कहां तक बढ़ाया गया है? एस तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, बोर्ड पे देखो पी क्यू आर कौन से वाले एंगल के बाइसेक्टर की बात हो रही है? क्यू की। देखो बोर्ड पे वो कौन से एंगल की बात कर रहा है? पी क्यू आर के बाइसेक्टर की बात कर रहा है। और एंगल होता है बीच वाला, मतलब वो क्यू का बाइसेक्टर बोल रहा है।
तुम्हें याद होगा मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बाइसेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। क्या होते हैं बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल को इक्वली कट कर देते हैं। तो बोर्ड पे देखो, अगर इधर वाला एंगल 1 है और इधर वाला एंगल 2 है तो क्या 1 और 2 बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर का क्या बता रखा है? बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर में दो एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाइसेक्टर क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। एंड पी आर एस, देखो एक और का बाइसेक्टर बता रखा है बोर्ड पे, देखो एक ट्रायंगल और है जिसका बाइसेक्टर बताया गया है। किसका है? पी आर एस। बोर्ड पे देखो, पी आर एस का बाइसेक्टर मतलब किसका एंगल का? आर का। मुझे बताओ, ये ना एंगल दिख रहा है ना बाइसेक्ट होता हुआ, लेकिन नाम दे दो, इसको नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4। क्या 3 और 4 बराबर होंगे? बिल्कुल। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि पी आर एस का क्या बता रखा था? बाइसेक्टर एट पॉइंट टी। देन प्रूव दैट, तो प्रूव ये करना है तो पहले एक काम करते हैं, कुछ चीजें लिख लेते हैं। लिखो, मुझे बताओ अगर ये बाइसेक्टर बताए थे तो क्या 1 और 2 बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये वाला एंगल आर बाइसेक्टर बताया था तो क्या 3 और 4 को बराबर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, है ना। और क्या दे रखा? बस और कुछ खास नहीं दे रखा। अब लिखो टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें करना है क्यू टी आर बराबर है 1/2 क्यू पी आर, ये चीज बताओ। यही तो प्रूफ करना है और बहुत ही आसान है। तुम कहोगे भैया ये तो मजाक हो गया, बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा तुम्हें कि ये तो क्या है, एक तरीके से मजाक। तो देखो मैंने जल्दबाजी में ना ये जो आर का बाइसेक्टर दिखाया है ये गलत दिखा दिया। देखो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, बाइसेक्टर वाली लाइन। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर का तो मैंने सही दिखा दिया। पी आर एस, बोर्ड पे देखो, पी आर एस का बाइसेक्टर, बोर्ड पे देखो, पी आर एस। इस एंगल की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी इस एंगल की। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, पी आर एस तो समझ में आता है ना, पी आर एस। अब इधर देखो, पी आर एस, बताओ यही तो बनेगा ना। इसका बाइसेक्टर हो रहा था, कोई बात नहीं, 3 तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 4 कर दो, है ना। अंदर नहीं था, बाहर था, ठीक है। बाइसेक्टर जो था अंदर नहीं था, बाहर था, क्योंकि मैंने आर पर ध्यान करा। पूरा देखना होता है पी आर एस, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल था? पी आर एस। अब तो समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। बाकी सब कुछ सही है, वो एंगल इधर दिखा दिया था मैंने। अब शुरू करते हैं। अब मैं तुमसे जो चीजें पूछूंगा उसका जवाब मुझे देना। जो चीज मैं इंडिकेट कर रहा हूं ना उसको देखो, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना, तुम्हें समझाने के लिए मैं अलग से दिखा रहा हूं। मुझे बताओ ऊपर वाली फिगर को नीचे वाली फिगर से तुम मिला सकते हो ना? देखो कैसे, मैं तुम्हें एक एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ क्या ये वाला आर जो है क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? कोई एंगल जो ट्रायंगल के बिल्कुल बाहर चिपका हुआ होता है, बाहर का मतलब ये नहीं अलग चिपका हुआ है, ट्रायंगल के किसी भी कोने पर चिपका हुआ होता है बाहर, वो होता है एक्सटीरियर एंगल। और ऐसे में हम कौन सी थ्योरम लगाना पसंद करते हैं? मैंने भी कुछ क्वेश्चंस में बताई थी ऊपर के, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो क्या हम इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का क्या मतलब होता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का मतलब होता क्या है? देखो ये वाला एंगल अपने सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है। बोर्ड पे देखो, ये वाला एंगल अपने सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है। क्या आर जो है, बोर्ड पे देखो, अब लिखो प्रूफ,
कितना आसान हो गया। क्या एंगल आर पी और क्यू के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्या एंगल आर पी और क्यू के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं इतने पार्ट को रब कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, इतने पार्ट को रब कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें फिगर में देखना है, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई ना कैसे आई है। और अब जरा फिगर के अंदर भी देखो, मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के बाहर नहीं दिख रहा था? देखो जब मैंने अलग से ड्रॉ करा तब तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जरा गौर करो, इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल ये नहीं है, तो क्या एंगल आर इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगा? होगा ना। ये मत सोचो इस फिगर में कैसे लग रहा है, वो जो अलग से दिखाई थी उसमें तो समझ में आ गया होगा, और इसमें भी आ रहा होगा अब तुम्हें। अब देखो क्या करेंगे, मुझे बताओ आर का मतलब क्या है? आर का मतलब 3 और 4 है ना, मतलब मैं आर को 3 प्लस 4 लिख सकता हूं, तो लिखो आर के लिए 3 प्लस 4। ठीक है, बताओ पी के लिए भी कुछ लिख सकता हूं? पी के लिए कुछ नहीं लिख सकते। क्या क्यू के लिए लिख सकता हूं? बिल्कुल क्यू के लिए लिख सकते हैं। क्यू के लिए क्या लिख सकता हूं? 1 और 2, लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब मुझे एक चीज बताओ जो मैं तुमसे पूछूंगा, क्या 3 और 4 बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। क्या 1 और 2 बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। अब मैं ना तुमसे एक रिलेशन पूछने वाला हूं, क्या 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 डाल सकता हूं? डाल सकता हूं ना, तो मैं दोनों को 3 3 कर रहा हूं। अब इधर देखो, क्या 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 डाल सकता हूं? बिल्कुल, तो मैं दोनों को 1 1 कर रहा हूं। साइड में लिख देना गिवन। ये बात हमने कहां से इस्तेमाल करी है? गिवन से। देखो गिवन में पहले ही लिखा रखा है हमने, हमें अब इतना कुछ नहीं लिखना कि बाइसेक्टर है बाइसेक्टर है, ये सब नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमने पहले एंगल बना लिए है ना, पहले हमने ऊपर गिवन में एंगल लिख दिए थे। अब देखो करना क्या है, मुझे बताओ एंगल 3 और एंगल 3, तो कितने एंगल 3? 2 एंगल 3। अब इधर देखो, एंगल 1 और एंगल 1, कितने एंगल 1? 2 एंगल 1, है ना। मुझे बताओ 2 एंगल 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस ना। 2 एंगल 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? मुझे बताओ, दोनों के अंदर से क्या 2 कॉमन आ रहा है? देखो इसके अंदर भी 2 है, उसके अंदर भी 2 है, दोनों के अंदर से 2 कॉमन आ रहा है। और जब भी कुछ कॉमन आए करे उसे जरूर लो, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो। यहां से बचा एंगल 3, यहां से बचा एंगल 1, और वहां पर एंगल पी। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, एक चीज देखो, बस सिंपल सी चीज पूछूंगा। 2 यहां पर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। ध्यान रखना जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो टर्म क्या हुई हुई होती है? मल्टीप्लाई। तुम्हें एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर चिपकी हुई होती है तो वो चीज क्या हुई हुई होती है? मल्टीप्लाई। और जब कोई मल्टीप्लाई की टर्म उधर भेजते हैं, जब भी कोई मल्टीप्लाई की टर्म उधर भेजते हैं तो उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। तो देखो बोर्ड पे, एंगल 3 माइनस एंगल 1, एंगल 3 माइनस एंगल 1, 2 इधर आके क्या हो जाएगा? अपोन में। तो मुझे बताओ, क्या ऐसे लिखूं? ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने की बजाय थोड़ा ऐसे लिख लो तो क्या जा रहा है? ये थोड़ा तरीका सा लग रहा है, मतलब सही लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अगर ऐसे लिख दोगे तो क्या जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, तो देखो जानकर मैं इस इक्वेशन को रब नहीं करना चाहता वरना दिक्कत होगी बाद में। अब मुझे आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला पार्ट रब करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर वाला पार्ट रब कर दिया। इस इक्वेशन की जरूरत है ना, अभी पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही, अभी थोड़ी देर बाद पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको रब नहीं करा, इसको ऐसे लिखा छोड़ दिया। अब आगे करेंगे क्वेश्चन इसके आगे। तो देखो अब जो मैं तुम्हें अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा सिर्फ उसको देखना, उम्मीद है तुम्हें फिर से वो चीज समझ में आ जाएगी जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीज मैंने दिखाने की कोशिश करी है
मुझे बताओ क्या वो चीज तुम्हें अब दिखाई दे रही है? तुम समझ गए होंगे मैंने कौन सा वाला ट्रायंगल दिखाया है। मुझे बताओ मैंने पी क्यू आर दिखाया है या टी क्यू आर दिखाया है? टी क्यू आर दिखाया है ना। अब मुझे बताओ यहां पर जो 4 है, क्या 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? एक्सटीरियर एंगल है ना। क्या एंगल 4 हमारा एक्सटीरियर है? बिल्कुल है। तो मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि एंगल 4 इन दोनों के सम के बराबर होगा ना। किस किस के बराबर होगा? एंगल 4 बराबर होएगा टी और 2 के। देखो बोर्ड पे, एंगल 4 बराबर होगा एंगल टी प्लस एंगल 2 के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस वाले स्टेप में? ध्यान रखना ये रिजल्ट कहां से आया है? ये रिजल्ट आया है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। मेरे ध्यान नहीं रहा, जब मैंने पहले इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई थी तो मेरे लिखने का ध्यान नहीं रहा। ठीक है, मतलब जब मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत करी है ना फाइंड करने से, प्रूफ करने से, जहां से मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत करी है वहां पर मेरे ध्यान नहीं रहा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखना। तो वहां पर जाकर अभी के अभी लिख लो हाथों हाथ, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो वहां पर मेरे ध्यान नहीं रहा था जल्दबाजी में। अब देखो क्या करना है, बहुत ही आसान से सवाल का जवाब पूछूंगा, बहुत ही आसान है। मुझे बताओ क्या ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा? हो जाएगा। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, क्या 4 और 3 बराबर है ना, तो क्या मैं 4 की जगह 3 डाल सकता हूं? डाल सकता हूं। मुझे बताओ क्या 2 और 1 बराबर है? 2 और 1 भी बराबर है। तुम पूछोगे भैया कैसे, तो जरा गिवन वाले पार्ट में देखो, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन में पहले लिख रखा है। देखो बोर्ड पे, 3 4 के बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर है, 1 2 के बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो क्यों ना मैं 2 की जगह भी 1 डाल दूं, क्यों डाला है भी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। अब इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बहुत ही क्लियर बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 अभी तक रब नहीं करी थी और इसीलिए रब नहीं करी थी। तुम देख सकते हो ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की, क्या ये वाली साइड बराबर दिखाई दे रही है? मुझे बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखाई दे रही है? यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? एंगल 3 माइनस 1। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? एंगल 3 माइनस 1। और मैथ्स में तुम्हें ये बात मालूम है, जब एक साइड बराबर होती है तो अल्टीमेटली दूसरी साइड भी क्या हो जाती है? बराबर। तो लिखो एक लाइन। देखो मैं तो यहां पे लिख रहा हूं, तुम्हें इसके नीचे लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड को जब तुमने कंपेयर करा तो ये वाली साइड तो पहले से ही बराबर है, तो इसका मतलब एंगल टी किसके बराबर है? 1/2 ऑफ एंगल पी। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। फर्क इतना है, उन्होंने टी नहीं लिखा, उन्होंने टी को सजा रखा है। टी को क्या लिख रखा है? क्यू टी आर। हम भी लिख देंगे क्यू टी आर। फर्क इतना है, उन्होंने एंगल पी नहीं लिखा, पूरा सजा रखा है, हम भी सजा देंगे। देखो पी को क्या लिख देंगे? क्यू पी आर। अब तुम अपना प्रूफ वाला क्वेश्चन देख सकते हो, हमसे यही पूछा गया था ना, हमसे जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो यही था, और ये बहुत आसानी से हमने प्रूफ कर दिया।